गप्पू सप्पू सब लड़ रहे हैं साले। तेजी से मतदान करेंगे, लेकिन मतदान किसको करेंगे ये बताने की चीज नहीं है। नहीं डाल देंगे मुकदमा। जब भी पढ़ते थे तो पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे, इसलिए ही बता रहे हैं। महंगाई उनको विकास दिखाई पड़े हिसाब से लगभग हमारे 30% अधिवक्ता बंधु जो है वकालत का कार्य छोड़ करके गांव को लौट चुके। पाकिस्तान जैसा टुकड़ा देश भी भारत को आर्थिक मदद कोरोना काल में देने को तैयार था। आप अगर चाहे भी भाजपा को बदलने तो नहीं बदल पाएंगे, इसलिए कि इन्होंने सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दिया। कि वारे बाबा तेरा खेल, गंगा में लासे महंगा तेल। यार ये गूंगे हैं, गूंगा ये कभी नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। ये तो सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट के जो है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा कारवां प्रयागराज की धरती पर आ गया है। ये वही प्रयागराज है जहां पे साहित्य की दुनिया से बहुत लोग निकले हैं। तो इस प्रयागराज ने 7 प्रधानमंत्री देने का भी काम किया है। हम आपको बता दें, प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि 8 जो है वो बीजेपी के खाते में है, तो 2 बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में है और 1 यहाँ से समाजवादी पार्टी के खाते में है। तीसरे चरण का चुनाव निकल चुका है, तो राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बहुत तेज हो गई है, अपने चरम पर है। तो यहाँ की गर्मी देखते हैं, वकीलों से बात करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि भैया इलाहाबाद के मुद्दे क्या हैं, जो कि अब प्रयागराज है। यहाँ पर कुछ वकील साथी भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और मुद्दों के बारे में जानते हैं। भैया शुभ नाम बता दें। मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव जी, क्या लग रहा है आपको इलाहाबाद में इस बार का माहौल? इलाहाबाद में देखिए लड़ाई दोनों बराबर पर है, 50-50। दोनों कौन? दोनों पार्टी बीजेपी और सपा। अरे आज तो बहुजन समाजवादी पार्टी की रैली भी थी, मायावती जी भी आई हैं आपके हर पार्टी कर रही है रैली, तो हर पार्टी कर रही है। तो बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं दिख रही क्या? बीएसपी नहीं लड़ाई में रही, अपना वो साली टोट पाएगी जो उसका है। क्या मुद्दे हैं आपके प्रयागराज में जिनको लेकर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब। आप तो वकील साहब हैं, आपको बेरोजगारी की कहाँ दिक्कत है? वकील तो और परेशान है। लॉकडाउन में वकील जितना त्रस्त हो गया उतना कोई व्यक्ति नहीं त्रस्त हुआ इस लॉकडाउन में। चलिए और भी लोगों से जान लेते, खड़े रहिए। क्या नाम है भैया? जी गौरव तिवारी। गौरव तिवारी जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पे जा रहे हैं? बीजेपी है और रहेगी। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मेरा मुद्दा कुछ भी नहीं है, जो है सही है। कानून व्यवस्था सही है योगी राज में, यही चाहिए और शांति चाहिए। और न कोई पार्टी दे पाई है और न दे पाएगी। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दी है। सपा गवर्नमेंट में कोई फ्रेश वैकेंसी नहीं हुई है। आपके यहाँ प्रयागराज में लाठियाँ बरसाई जाती हैं छात्रों पे? जाती हैं, वो गलत किए होंगे, उन्हीं के छात्र गलत किए होंगे, उन्हीं के खिलाफ हुआ होगा। छात्र अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं और आप बता रहे हैं सही हुआ होगा। हम भी वो वैकेंसी में थे, ऐसा नहीं है। हम भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उपद्रव करें, सामान तोड़े। वो भी अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, आप छात्रों को उपद्रवी कह रहे हैं? नहीं, उपद्रवी नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम से बात रखना चाहिए। हम भी हैं, हम भी उस वैकेंसी में हैं। और भैया बात कर लेते हैं आगे। हैं तो उनके और वकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है? पहले अपना बताओ, किस चैनल से हो? भारत एक नई सोच। हाँ बताएं। एससी मिश्रा नाम है। हाँ, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार इलाहाबाद का? क्या मुद्दे होने वाले हैं? बहुत अच्छे मुद्दे हैं, सब विकास के मुद्दे हैं। गप्पू सप्पू सब लड़ रहे हैं साले। और कुछ पूछना है? कौन लड़ रहा है? गप्पू पप्पू सब लड़ रहे हैं। किसे गप्पू बना रहे हैं बता रहे हैं, किसे पप्पू बता रहे हैं? अरे सब जनता सब जानती है। पप्पू भी लड़ रहे हैं, गप्पू भी लड़ रहे हैं, और जो अपने आप को चंदन लगा के गमछा पहन के घूम रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं। जनता बताएगी 27 की कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बाकी ठीक, धन्यवाद। मुद्दे क्या रहेंगे वकील साहब? मुद्दे तो के मुद्दे रहेंगे बस। न जात के मुद्दे रहेंगे, न पंथ के मुद्दे रहेंगे, सिर्फ विकास के मुद्दे रहेंगे। कौन सी पार्टी आपको विकास करती हुई दिखाई? जो अभी तक करती आई है, बताओ कौन करती आई, आप ही बताइए। देखिए हम क्या बताएं। हाँ, 5 साल बाद लोकतंत्र का त्यौहार आता है, उसमें जनता को मौका दिया जाता है। खूब तेजी से मतदान करेंगे, लेकिन मतदान किसको करेंगे ये बताने की चीज नहीं है। नहीं डाल देंगे मुकदमा। हम ये पूछ ही कहा रहे हैं कि आप किसको मतदान करेंगे, हम पूछ रहे हैं किन मुद्दों पे मतदान करेंगे वकील? विकास के मुद्दों पर। और शिक्षा बेरोजगारी मेहनत करें, स्टूडेंट पढ़ें। काहे लोग सब हम बैठ के धरना दे रहे हैं? काहे यूनिवर्सिटी में हम लोग भी पढ़ते थे, कभी भी चुनाव के बारे में सोचते नहीं थे, केवल मेरिट के बारे में सोचते थे, पढ़ते थे। आज का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है? कुछ नहीं पढ़ना चाहता। जाके देखो धरना दे रहे हैं।
पढ़ने की बात जब आती है तो क्लास नहीं चलने देते। मुद्दे पर आइए, बिना पढ़े कैसे। बात बताइए, बताइए। कल आप पढ़ रहे थे, आज अपने बच्चे की किताब उठा के सुन लीजिए ध्यान से। अपने बच्चे की किताब कक्षा 6 की किताब निकालिए और आप पढ़ा दीजिए तो हम जान जाएंगे आप पढ़े लिखे हैं जो है। वकील साहब बता रहे हैं बच्चे पढ़ते नहीं है, केवल प्रदर्शन करते हैं। अब वकील साहब उठकर चले गए, इनसे बात होती क्यों भैया? शेष उपाध्याय जी से। सर क्या शुभ नाम है आपका? शेष चंद्र उपाध्याय। हाँ, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव में? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वकील साहब बता रहे थे कि लड़के पढ़ते नहीं है इसलिए नौकरियां नहीं लगती। वकील साहब पीछे जब भी पढ़ते थे तो पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे, इसलिए ही बता रहे हैं। महंगाई उनको विकास दिखाई पड़ रहा है, सांड घूम रहे हैं गाँव में, खेत चल रहे हैं, इनको विकास दिखाई दे रहा है। किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा हूँ, विकास है इनका। यूनिवर्सिटी बंद है, न्यायालय बंद है, ये विकास दिखाई पड़ रहा है इनको। सर न्यायालय की अगर हम बात करें तो बताते हैं कि कोरोना काल के टाइम से वकीलों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो लखनऊ शिफ्ट कर दी गई हैं। तो क्या है जरा वाकया बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आधा न्यायालय का काम काट कर ये लोग प्राधिकरण बना दिए। अपने चहेतों को जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको वहाँ बैठाए हैं, वो न्याय करेंगे। यहाँ न्यायालय में न्यायाधीश बैठता था, जो भी मामला होता था यहाँ वकील लोग उसको करते थे और निर्णय होता था। वहाँ जिस एसडीएम क्या करता है, तहसीलदार क्या करता है, आप दाखिल खारिज कराने जाइए, जब तक पैसा नहीं देंगे आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो वही न्यायाधिकरण बना के यही काम कर रही है बीजेपी सरकार। वकीलों के लिए सर क्या मुद्दा होने वाला है इस बार के चुनाव में? होने वाला नहीं है, पूरा मुद्दा हो गया और भाजपा का सफाया हो गया है। भाजपा लौट के आने वाली नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तमाम जगह देख भी रहे हैं, ये जो मीडिया खरीद लिए हैं वही गुणगान कर रहे हैं। असली बात कोई नहीं बता रहा है। असली बात आप छोटे चैनल सोशल मीडिया बता रही है। असली बात क्या है कि भाजपा का सफाया हो गया है, दोबारा लौट के नहीं आ रही है। योगी बाबा अपने मठ जा रहे हैं, उनके मठ में चले जाइए। राम का कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, चल पाया इस बार, नहीं चल पाया। हिंदू मुस्लिम की बात इस बार नहीं चल पाई। इस बार किसान, बेरोजगारी, नौजवान। बताइए। सांड तो पूरा फसल चट कर जा रही है। सांड बताइए, पूछिए, बोले। क्या बैठ जाइए, उसके बाद इनसे पूछे प्रशांत सिंह रिंकू। अच्छा चलिए भाई, सर शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है प्रशांत सिंह उर्फ रिंकू सिंह, पूर्व प्रशासनिक सचिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। सर ये अभी सर बता रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हैं जो लखनऊ शिफ्ट हो गई हैं, तो इसके बारे में हम बिंदुवार या विशेष कर चीज़ें समझना चाहेंगे। देखिए, भाजपा शासन काल में जो भी पीएचक्यू रहा, आबकारी रहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहा और जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान थे, सबका हेडक्वार्टर इन्होंने लखनऊ बना दिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की गरिमा को कम करने के लिए ये जो है बहुत ढेर सारे अधिकरण बना रहे हैं। जैसे सेवा शिक्षा अधिकरण का इन्होंने गठन किया, हम अधिवक्ताओं ने इनका बहुत विरोध किया। बाद में सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा, उनको पेंडिंग डालना पड़ा। इस तरह से हाई कोर्ट को तोड़ना चाहते हैं, चूँकि हाई कोर्ट जो है कोई सरकार खरीद नहीं सकती है। आर्टिकल 226 और 227 में असीमित अधिकार है, वो न्यायपालिका सरकार से जो प्रताड़ित होता है वो न्यायपालिका में आता है। जब ये अधिकरण बना देंगे, ट्रिब्यूनल्स बना देंगे, वहाँ पे ये रिटायर्ड जजेज और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स पारितोषिक रूप से उनको पुरस्कार देने के लिए वहाँ पे वो बैठाएंगे। जब करंट का सिटिंग जज जो है वो मुकदमे नहीं निस्तारण कर पा रहा है, तो 65 साल के रिटायरमेंट व्यक्ति क्या करेगा? अच्छा, इसके साथ ही अभी जो युवा साथी हैं वो भी वकालत कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां आ रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस कोरोना काल में आपदा तो पूरे दुनिया में आई, भारत में आया, उत्तर प्रदेश में आया, सब परेशान रहे। लेकिन जितना मेरी नज़र में अधिवक्ता समुदाय परेशान रहा, शायद कोई नहीं रहा। अधिवक्ताओं की सरकार ने बिना माँ के बच्चे की तरह छोड़ दिया। कोई आर्थिक सहायता नहीं, किसी प्रकार की कोई रियायत अधिवक्ताओं को नहीं दिया गया। न्यायालय बंद हो गया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अधिवक्ता बंधु हमारा टूट गया। वो अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर सकता है, फीस पूरा उसको देना है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देना है, बीमार होने पे आपको इलाज कराना है। सरकारी अस्पतालों में आप चले जाइए, क्या व्यवस्था है? आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर टाइफाइड हो जाएगा तो कम से कम 50,000 का खर्चा है।
जब अधिवक्ता का 1 रुपए की इनकम नहीं, आउट गोइंग लगातार कहाँ से जिंदा रहेगा? लगातार आउटगोइंग जारी है और मेरे- बता रहे हैं कि हाँ। इनकम नहीं है। मेरे हिसाब से लगभग हमारे 30% अधिवक्ता बंधु जो है वकालत का कार्य छोड़ करके गांव को लौट चुके हैं। ये स्थिति आ गई है आज के। हाँ, आर्थिक रूप से अधिवक्ता एकदम टूट गया है। और बहुत से लोग हैं भाई, पार्टी हर आदमी की अपनी विचारधारा है। मैं किसी पार्टी का न सदस्य हूँ। आपसे इसीलिए पार्टी की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे समझना चाह रहे थे कि मुद्दे क्या हैं। आपने जैसे कि यहाँ की बातों की बात करी, इसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि विकास के जो मुद्दे हैं, क्या सरकार ने करा है, क्या बाकी रह गए, किन की ज़रूरत है वर्तमान में इलाहाबाद को, प्रयागराज को? इनका विकास इतना ही है, सड़कों का चौड़ीकरण ये कर रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, वाटर टैक्स बढ़ा रहे हैं, बिजली बिल जो 1500 आता था आज मध्यम वर्ग का परिवार 5000 रुपये बिजली बिल, गैस सिलेंडर, वो तो सारी चीज़ें मांगी हुई। अगर विधवा पेंशन 500 पाती है, उसका फ्री में बिजली कनेक्शन दिए और 1200 का बिजली बिल उसका आ रहा है। दावा करती है कि महंगाई बढ़ी है लेकिन आय भी दोगुनी हो गई है। देखिए, सरकारी आंकड़े में इसके पहले भी एक सरकार और थी कांग्रेस की, उन्होंने बता दिया था कि 20 रुपये जो पर डे कमाता है वो भी जो है मध्यम वर्ग में नहीं उच्च वर्ग में उसको बता दिए थे। तो सरकारी आंकड़े मत जाइए, ज़मीनी हकीकत देखिए। आप पत्रकार हैं, आप पहले अपने इनकम के बारे में सोचिए कि जो आपका हाल होगा वही आम जनमानस का होगा, वही आम अधिवक्ता का होगा। इस हाई कोर्ट से अधिवक्ता ही नहीं, वादकारी भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। जो है जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, समुदाय, वो भी व्यापारी वर्ग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित। हमारे जो क्लर्क हैं, मुंशी हैं, हमारे मुंशी, हमारी रजिस्ट्री होती है, बिना उनके वकील नहीं चल सकता। उनके लिए भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं। आर्थिक रूप से इन्होंने तोड़ दिया है। और रही बात जाति धर्म संप्रदाय, जब आपके पेट में जो है अन्न रहे, पेट भरा रहेगा, तब आप राजनीति भी करेंगे, जाति धर्म संप्रदाय भी देखेंगे। चलिए, भैया कह रहे हैं कि जब आपके पेट में अन्न रहेगा तो आप राजनीति भी कर सकेंगे। और यहाँ की जनता, सर शुभ नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम वेद प्रकाश तिवारी है। क्या मुद्दे हैं भैया इस बार? हमारा कोई मुद्दा नहीं, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, खाएंगे। अभी आप कुछ ये जो गाय बछड़े की साड़ की बात कर रहे हैं, ये सरकार का थोड़ी है गाय बछड़ा। ये गाय बछड़ा तो हम ही आप छोड़े हैं। आज बता दीजिए कि शहर में कौन गाय बछड़ा रखा है? लेकिन बताते हैं कि पहले नहीं थी गाय बछड़े। पहले गाय बछड़े थी, लोग बांधते थे, वो बेचते थे। आज जो है वो बेच नहीं रहे, वो छोड़ दे रहे हैं अखिलेश के राज में। योगी के राज में, योगी के राज में अखिलेश वाले छोड़ रहे हैं। ये कौन ब्राह्मण रखा है? बता दीजिए, कौन शहर में रखा है गाय भैंस? कौन रखा है? बताते हैं पिछली सरकारों में दंगे बहुत होते थे और कानून व्यवस्था बदहाल थी। अब कानून व्यवस्था सही है। जहाँ तबेला है वो किसका तबेला है? वो निकलना मुश्किल हो जाता है बारिश में। झूसी माइए आपको दिखाते हैं, हम 20 सड़क पे तबेला खोल के बैठे हैं यादव जी, निकलना हम लोगों को मुश्किल हो जाता है बारिश में। किसका? भैया बता रहे हैं यादव जी तबेला खोल के रखे हैं। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी ग्रीवांस है, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। हम लोग अपने व्यक्ति के व्यक्तिगत, मैं अपने प्रॉब्लम पे बात नहीं करूँगा। आप अस्पताल में जाके देख लीजिए, आप जो है शमशान घाट और कब्रिस्तान के विकास करते थे, यहीं पे लाश जो है कुत्ते नोचते थे, गंगा मैया के उन्होंने लाश से पटवा दिया, लोग अंतिम संस्कार लकड़ी कर रही था। इस कोविड काल में जितना जनमानस का जितना ज़्यादा इन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया। पहले आपने लॉकडाउन कर दिया, फिर आपने थरिया बजवाया, फिर आपने बर्तन पिटवाया, फिर आपने दोबारा कहे कि ऑक्सीजन के मैं भारत जो है आत्मनिर्भर हो गया। पाकिस्तान जैसा टुकड़ा देश भी भारत को आर्थिक मदद कोरोना काल में देने को तैयार था। अब आप सोचिए इनकी क्या आर्थिक विकास। इनका आर्थिक विकास एक मध्यम वर्ग को समाप्त कर दो, एक निम्न वर्ग जो 5 किलो अनाज पे जिंदा रहेगा, एक उच्च वर्ग। हम आप अगर चाहें भी भाजपा को बदलने तो नहीं बदल पाएंगे, इसलिए कि इन्होंने सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दिया है। ये प्रशंसा करते हैं अपने सरकार की, कहते हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिया है, राशन दिया है, रहने के लिए घर दिया है, सब कुछ तो दे रहे हैं। और क्या चाहिए जनता को? शिक्षा नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, दवाई नहीं देंगे, न्यायालय नहीं देंगे, सिर्फ भोजन पर टिके रहिए आप। 1 किलो नमक देंगे, 1 किलो तेल देंगे, 5 किलो अनाज देंगे। और रोजगार भी तो देंगे। रोजगार कहाँ दिए बताइए? कितने लोगों का रोजगार चला गया है? ये 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते थे। आपके इलाहाबाद में नितिन गडकरी जी आते हैं और बताते हैं कि अगर आपने उनकी सरकार को चुना तो आने वाले समय में आपको हवा में कार उड़ती नजर आएगी। शायद आपने भी सुना होगा। वो लोग हवा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हवा में कार उड़ा रहा है जो है।
ऐसा है ना, जो लोग हवा देखिए में उड़ेगा, वो बात हवा में उड़ाने की बात, हवा में ही उड़ जाएंगे। उनकी सारी बातें, एक मिनट सर, उनकी सारी बातें हवाई है। और उन्होंने जो अपना वादा किया, कोई वादा इन्होंने, उसकी बात करिए। अरे एक मिनट शांत है, उन्होंने अपना कोई वादा नहीं पूरा किया जो है। क्या ये 14 साल 10 साल से मोदी जी हैं, वही विकास है। देखिए कांग्रेस थी, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी यहाँ शासन की हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक दिन में नहीं होता है। हमारा विकास, हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, फिर हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई किए, बीए किए, LLB किए, नौकरी की तैयारी किए, नहीं हो पाया कहीं किसी सिलेक्शन तो वो रोजगार में आ गया, कोई लॉ कर लिया। और लॉ में भी जो 90% आम अधिवक्ता वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो जजेस के बच्चे हैं, अंकल सिंड्रोम है, उनका कब्जा है। आज ये मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, हम व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं करते, इनकी नीतियों की बुराई हम करते हैं। आर्थिक रूप से आपने क्या दिया? आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए 2022 में? परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। अब मेरा अपना अनुमान है, जो हाल पिछली बार सपा की थी वो हाल इस बार भाजपा की होगी। अच्छा, आपकी कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और लड़कियों को स्कूटी की भी बात कर रही हैं और कह रही हैं बेटियां जो सुरक्षित हैं वो कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित है, जबकि बीजेपी की सरकार दावा करती है कि बेटियां हमारे राज्य में सुरक्षित है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी जी बेटी थी, इसलिए देश की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी। अगर बेटी सुरक्षित थी तभी तो इंदिरा गांधी जी वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री बनी। प्रियंका जी की बातें बहुत अच्छी हैं, वो वास्तव में मेहनत कर रही हैं और आने वाला भविष्य हमको लग रहा है 2024 जो है कांग्रेस का ही है। अच्छा, चलिए ठीक है, और भी कई लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ बताइए। के लिए एक नारा हम लोगों ने बनाया है कि वारे बाबा तेरा खेल, गंगा में लासे महंगा तेल। ये इनकी नीति है। चलिए ठीक है। नमस्कार सर। कोई इंटरव्यू नहीं। पान खा रहे हैं, मुंह रचा रहे हैं, किसको रचाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार में, किसको बैठाएंगे जी? तुम्हें वकील साहब हैं तो ये जवाब भी मजेदार है। बताते हैं कि कानपुर के बाद अगर जवाब चाहे जिसकी सरकार बने सब ऐसे ही है। बात तो कर लीजिए सर। बताते हैं कि कानपुर के बाद भैया इलाहाबाद में आपको जवाब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के चाहे वकील साहब हो चाहे जनता हो बड़े खुश दिल से जवाब देती है। उन्होंने भी जवाब दिया लेकिन माइक के सामने बात नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। सर शुभ नाम बता दीजिए। विजय प्रकाश मिश्रा। क्या लग रहा है सर आपको इस बार यहाँ का माहौल? जितनी झूठी गवर्नमेंट स्टेट के केंद्र की है, केवल झूठ बोलना इनका काम है। यहाँ कोरोना में इतने वकील मरे हैं, इतना लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, किसी आदमी को 10 पैसे कोई मदद इन लोगों ने कही है। और लाशें जिस तरह से गंगा में तैर रही थी, ये कोरोना में इन्होंने किया क्या है? वो तो बहुत अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि कोरोना काल को जैसे वो हैंडल कर दिया, अगर दूसरी सरकारें होती तो और तबाही होती। ऐसा है कि ये उनका कथन है ना, लेकिन आम जनता क्या महसूस कर रही है कि जो अंबानी, अडानी और गिरधारी लाल और बनवारी लाल को इतना पैसा माफ हुआ है, क्या इस पैसे को जनता को नहीं दिया जा सकता था? वकीलों को नहीं दिया जा सकता? समाज के गरीब लोगों को नहीं दिया जा सकता था? ये पैसा उन लोगों को दिया गया है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव से पहले वोट डालने? केवल इनकी अकर्मणता, इनके झूठे पर आवाज वोट पड़ेगा। इनके झूठ बोलने पर ही वोट पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं। सर शुभ नाम बता दीजिए, बातचीत हो जाएगी। हरिप्रकाश सिंह। सर ये बताइए क्या माहौल है आपका? क्या माहौल है इस बार? माहौल भाजपा सरकार बना रही है, और क्या सीटें थोड़ी कम होगी लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी। क्या पसंद है आप वकील साहब? सब कुछ पसंद है। इन्होंने बढ़िया काम किया है, जो भी किया है बढ़िया किया है। देश का, प्रदेश का विकास किया है और गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि शिलान्यास वो करके गए थे और ये वाली सरकार केवल फीता काट रही है। शिलान्यास उन्होंने किया था लेकिन काम नहीं कराया था। इन्होंने काम करा के उसको पूरा करा के उसका उद्घाटन किया। वो केवल शिलान्यास करके छोड़ देते थे। तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश इस बार इतिहास रचने जा रहा है? आप वकील हैं, जानकारी भी होगी कि अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन योगी रिपीट कर रहे हैं, भाजपा सरकार बना रही है। चलिए सर से पूछ लेते हैं। सर क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रिपीट होंगे? यार ये गूंगे हैं, गूंगा गूंगा बोलते नहीं है। सर शुभ नाम बता दीजिए।
डॉक्टर कह रहे हैं पहले क्या माहौल चल रहा, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव के? नोट करो नाम है छोट से डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव। जी सर। और कुछ पता उठा बताए जी? नहीं पता, मत बताइए, नाम बता दिया आपने, दिल जीत लिया। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार वोट जा रहा है? इनको किसी को वोट नहीं देना चाहिए, क्यों? न बीजेपी को, न सपा को, न बसपा को। अगर वोट देना है तो कांग्रेस को देना चाहिए आज की तारीख में। विकल्प सबसे बढ़िया कांग्रेस है। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में? कांग्रेस में कमी क्या है? 70 साल के किए को आपने 1 मिनट में नाश कर दिया, कहते हैं वो। आप इधर बनाते हो, उधर बेच रहे हो, बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। क्या चाहते हैं आप? अधिवक्ताओं की समस्याओं को देख रहे हैं आप? कोरोना के नाम पे सब अधिवक्ता बाहर खड़े रहते हैं, अपने क्लाइंटों को बाहर खड़ा करना पड़ता है। बताते हैं कि जब कोरोना काल का समय रहा तो सबसे ज़्यादा परेशानी अधिवक्ताओं को हुई। यहाँ की कुछ बेंचें हैं जो लखनऊ में शिफ्ट कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये किसने कह दिया कि लखनऊ शिफ्ट हो गई? अभी एक हाई कोर्ट ना हाई कोर्ट का जुडिक्शन ये हमारी माने मूल है, माता है हमारी, यहाँ मदर है ये, वो बेंच है वो। ये यहाँ से नहीं जा सकती है जब तक कि स्टेट नहीं बनेगा कोई नया। एक सीट एक बने कोर्ट नहीं जा सकती यहाँ से। हाँ, कानून तो रहते कि कुछ चीजों को लखनऊ शिफ्ट किया गया। वो दूसरी चीज के लिए कहे होंगे। हाई कोर्ट नहीं तोड़ सकते आप। हाई कोर्ट तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार को बहुत सोचना पड़ेगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें, ये स्टेट बनावे अगर, तब जाकर के कोई जो है बना सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में बनाया है। संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन करें, उसके बाद तब यहाँ का ये प्रक्रिया अपनाएंगे, तब जाके हाई कोर्ट बटेगा। वो तो चुनावी रणनीति है। अपना चुनाव आता है तो लोग इस मुद्दा को उठाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं भैया? युवा वकील हैं तो किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है युवाओं को? युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार अभी जो है, हाँ सरकार चेंज होनी चाहिए बिल्कुल। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, शिक्षा भंग हो गई है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए आप? कितने किसान जो है मर गए हैं, आपको पता चला? दिल्ली में कितने 700 किसान मारे गए हैं। कोई हुआ उसको पता चला? कोई मुद्दा लिया उसने? आज तक कोई नहीं। काला धन कहीं वापस हुआ? किसानों को जो GST लाकर लिए हैं वही वापस किए हैं, बताइए। हमारे सर हम ये समझना चाहेंगे, कांग्रेस जो है सत्ता से 1989 से बाहर है ना? कांग्रेस पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है और नारा देती है यूपी को ये साथ पसंद है ना? तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस जो कभी मेन केंद्र हुआ करती थी, आज उसकी राजनीति बिल्कुल पिछड़ी नजर आ रही है, वो केंद्र में नहीं आ पा रही है, केंद्र की राजनीति नहीं बन पा रही है? कांग्रेस में कुछ ऐसे बड़े नेता थे जो कि जो है चाटुकार थे। अच्छा। और चाटुकारता के कारण उन्होंने अपने सैद्धांतिक और नियमों को तोड़ दिया, इससे कांग्रेस कमजोर हो गई। प्लस अब यूपी का अब उसका स्थान किसी ने भर लिया। आपको क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी जी आई हैं तो कांग्रेस को मजबूती प्रदान होगी इस चुनाव में? परसेंटेज आप वोट बढ़ेगा आपकी बार। अच्छा। सीट भी बढ़ेगी। और ये चुनाव के बाद जो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा में, उसमें प्रभाव पड़ेगा यूपी में। और इसके बाद अगर खुदा न खास्ता आपकी बीजेपी आ गई तो अगली बार कांग्रेस आएगी, सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी रही हैं जनता की? क्या खराब नहीं कांग्रेस की नीतियाँ? कांग्रेस की कोई नीति खराब नहीं थी। नीति खराब है इन लोगों की उनसे। और दूसरी तरफ आज उसी कदम पे चल रहे हैं आपके अखिलेश जी। अखिलेश जी की भाषा में सुधार आया है। अखिलेश ने कहीं से कोई गलत शब्द नहीं बोला किसी को। अखिलेश की सोच अच्छी हो गई है, वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये चर्बी और गर्मी की बात करते हैं, हम भर्ती निकालेंगे। भर्ती का मतलब आप समझे? आप रिक्वायरमेंट, आज हमारे कितने बच्चे बेरोजगार हैं, आप कितना लोगों को आपने रोजगार ले लिया। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कौन कौन सिस्टम से आप रख रहे हैं, उनके घर की आप रोटी क्या पोजीशन है? एक लड़का इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ करके MBA करके 8,000 15,000 नौकरी के लिए परेशान है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस व्यवस्था का क्या हो सकता है? बोलिए। किसी के लिए कोई सुख नहीं है। और जो आप दाना दे रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे, तो आप हमको अपाहिज बना रहे हैं। ऐसे राजा होना चाहिए था जैसे कि अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया तो राजा ने क्या किया था कि डेली गड्ढा खुदवाता था, डेली जो है क्या नाम है उसमें उसको भरवाता था, अब तक शाम को दाना और सामान मिलता था। तो लोगों ने पूछा आप यही काम उल्टा क्यों करते हैं बार बार रोज? तो राजा ने कहा कि ऐसे होगा तो हमारी प्रजा अकर्मठ हो जाएगी। इन्होंने अकर्मठ बनाने का काम ले लिया है। सबको आप राशन दे रहे हो, सबको आप पैसा डाले दे रहे हो, कौन काम करेगा भविष्य में? जब आप कोई काम 10 दिन न कीजिए, 11वें दिन करने जाइए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी जो संकल्प पत्र आया है बीजेपी का, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देंगे। इनके दावे को अभी तक आप देखो इतने लोगों को निकाल दिए, अब आप दावे पे विश्वास कर रहे हो?
और रही बात राम मंदिर का जो बोलते हैं ये मला बनाइए कि माननीय उच्च न्यायालय हमारा और भला मनाइए आप सुप्रीम कोर्ट का कि उसके जजमेंट हुआ इनके उसमें था। ये इसको तो हमेशा ही मुद्दा बनाते हैं ये कभी नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। ये तो सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट के जो है हम लोग जो है भागशाली हैं कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था अच्छी जिससे कम से कम जनता थोड़ा जिंदा है। आपने सुना होगा एक गाना बहुत वायरल हो रहा है चुनाव के बीच में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस मुद्दे पे बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। बहुत सीधा सा है, इनसे पूछे क्या राम पहली बार आए हैं? राम दिल में बसते हैं, कण कण में बसते हैं, पूरे ब्रह्मांड में राम हैं। वो तो उनका एक प्रतीक है वहाँ पर, समझ रहे ना। ये राम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। हाँ, ये जो है दिन में क्या बोलते हैं, शाम को क्या करते हैं, आप क्या पता? हम क्या पता है आपको? सब देख रही है जनता, खूब समझ रही है। बाहर से आए लोग इनके पास स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, और दूसरे पार्टी के लोग बेईमान हो जाते हैं। इनकी सोच की बात है। राम दिल दिल में बसते हैं, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए कोई अपने को कहे कि मैं नास्तिक हूँ। नास्तिक का मतलब होता है अपने माँ बाप को न मानने वाला। जो कोई भी संतान है, कोई भी किसी भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो बिना माँ बाप के पिगमेंट के नहीं हो सकता। कण कण में व्याप्त हैं और इनके उससे राम नहीं आए हैं, बल्कि ये जमीन का घोटाला कर दिए वहाँ पर सुनने में आया है। क्या चाहते हैं सुनना आप धरती पर? लोगों का उद्गार बहुत बुरी तरह से हैं। चलिए, यहाँ पे हम हाई कोर्ट में थे, यहाँ पर हमने वकीलों से बात करी, वकीलों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। इसके अलावा सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। खैर, सबके अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने दावे हैं। 27 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है और 10 मार्च के नतीजे बता देंगे कि भैया उत्तर प्रदेश का राज तिलक किसका होने जा रहा है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।